नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मतदान तो पाकिस्तान क्यों है परेशान। पाकिस्तान के नेता पत्रकार यूपी चुनाव पर क्यों कर रहे हैं तकरार। सिद्धू या चन्नी, सीएम फेस कौन, क्या सर्वे से दूर होगा कांग्रेस का कंफ्यूजन। इसके अलावा होगी देश दुनिया की कई बिग न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखते हैं 5 राज्यों के चुनाव की बड़ी खबरें। देखिए सियासत सुपर 8, 1 मिनट में राजनीति का पूरा अपडेट। पंजाब में चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की तो सियासी बवाल मच गया। हरसिमरत कौर ने ट्विटर पर सवाल किया, श्री हरमंदिर साहिब में राहुल गांधी की जेब किसने काटी? चरणजीत सिंह चन्नी, शेरी ऑन टॉप, या नवजोत सिंह सिद्धू, या सुखजिंदर यानी उप मुख्यमंत्री रंधावा। ये 3 ही लोग थे जिन्हें जेड सुरक्षा ने उनके पास जाने की अनुमति दी थी। या ये बेअदबी की घटनाओं के बाद हमारे सबसे पवित्र धर्मस्थल का नाम बदनाम करने का सिर्फ एक और प्रयास है। हरसिमरत कौर के इस ट्वीट को रीट्वीट कर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पलटवार किया। लिखा, हरसिमरत जी, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसी झूठी खबरें फैलाना पवित्र गुरु घर की बेअदबी है। चुनावी गतिरोध चलेगा, पर आपको जिम्मेदारी और परिपक्वता दिखानी चाहिए। हाँ, मोदी सरकार की कैबिनेट में बैठ काले कानूनों पर मोहर लगवाना मेहनती किसानों की जेब काटने जैसा जरूर है। क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाएं होंगी बीजेपी की साइलेंट वोटर? इस सवाल की चर्चा आज तब होने लगी जब चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आरती उतारी, तिलक लगाया और उन्हें नारियल भेंट किया। दरअसल जेपी नड्डा आज फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में डोर टू डोर प्रचार करने पहुंचे तो लोगों ने उन पर फूल बरसाए, घरों की छत पर चढ़कर अभिवादन किया। नड्डा ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की और विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात लाल किले के प्राचीर से की तो इन कांग्रेसियों के और इन सफाइयों के दिमाग में ध्यान में आया नहीं। मजाक उड़ाने लगे, मखौल करने लगे। प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से कर रहा है। इन सब के बीच मुस्लिम महिलाओं द्वारा जेपी नड्डा की आरती उतारने की चर्चा पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा गर्म रही। उत्तराखंड में बागी नेताओं ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के 25 से ज्यादा नेता पार्टी की मर्जी के उलट चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बागियों की संख्या के मामले में बीजेपी का दर्द ज्यादा है क्योंकि 16 बीजेपी नेता बागी होकर नामांकन कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस के 12 बगावती नेता पर्चा भर चुके हैं। जानकार बता रहे हैं कि ये 28 बागी 10 से ज्यादा सीटों का खेल बिगाड़ सकते हैं। कई कद्दावर नेताओं की सीट भी खतरे में पड़ सकती है। अब चूंकि सोमवार को नामांकन वापसी का दिन है, लिहाजा पार्टियों ने बाकायदा उन नेताओं की पहचान की है जो इन बागियों को मना सकते हैं, जिनके इन बागियों से पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध है। बीजेपी ने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों और सांसदों को लगाया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बागियों से बात कर उन्हें मनाने में जुटे हैं। गोवा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। डोर टू डोर कैंपेन में लोगों से मिले और इंडोर जनसभा के जरिए कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया। कहा, लोगों को बीजेपी के गोल्ड गोवा और गांधी परिवार के गोवा में से एक को चुनना होगा। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। अरे भैया, जीतना कहाँ है आपको? तो वादा करने में कोई कंजूसाई करेगा? बताओ, करेगा? सीट तो आनी नहीं, वादा करने में क्या, वचन देने में क्यों दारिद्रता रखनी चाहिए? जनसभा से पहले अमित शाह ने साउथ गोवा के पोरिम में साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने गोवा में विधानसभा की सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहां 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच आज प्रयागराज धर्म संसद पर विवाद छिड़ गया, क्योंकि इस धर्म संसद में संतों ने भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। इसमें कहा गया कि सभी लोग आज से ही हिंदू राष्ट्र भारत लिखेंगे। इंडिया के मुद्दा है
भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए और बिना शर्त नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी को मुक्त किया जाए। इस दौरान संतों द्वारा भारत में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने की मांग की गई, धर्मांतरण को देशद्रोह करार देने और इसके लिए फांसी जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने की भी बात हुई। साथ ही संत सम्मेलन में यह भी कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां सभी 60 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हिंगांग विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी टिकट दिया है। इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए बीजेपी ने दावा किया कि 2/3 बहुमत के साथ मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मणिपुर प्रधानमंत्री जी के हृदय के अति निकटतम है। मणिपुर इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द हार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और मणिपुर में बच्चा बच्चा आज कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर को अपने हृदय के इतने निकट रखा है, हम भी मोदी जी को अपने हृदय के बहुत निकट रखेंगे। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने यहां बीजेपी से फाइट करने के लिए 5 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। आपको बता दें कि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होना है, जबकि नतीजे 10 मार्च को ही आएंगे। पहले चरण के मतदान से पहले यूपी में पाला बदलने वाले नेताओं के होड़ लगी है। लखनऊ में आज बीजेपी हेडक्वार्टर में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दूसरी पार्टियों से आए 21 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिनमें कई दिग्गज नेता भी हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री शिवचरण प्रजापति को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बरेली की ट्रिपल तलाक पीड़िता और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर निदा ने कहा कि वो बीजेपी में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि इस पार्टी ने 3 तलाक कानून को लागू कराया, महिलाओं को सशक्त किया है। मुस्लिम महिलाओं को कभी भी किसी और वक्त समझ के पार्शियलिटी नहीं करी है और उनके साथ जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके साथ ही उन्होंने काम आगे बढ़ाया है। मुस्लिम महिलाएं भाजपा को सपोर्ट करती हैं, तभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। पांच राज्यों में चुनाव के बीच लोगों को बजट से भी काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के कारण बजट से पहले की हलवा सेरेमनी इस बार आयोजित नहीं हो सकी। दूसरी ओर कोरोना से जूझते लोग बजट से आस लगाए बैठे हैं। बढ़ती महंगाई, खेती किसानी की परेशानी, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर फोकस, टैक्स डिडक्शन, ये सब वो मुद्दे हैं जिन पर बजट में कृपा बरसने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में करीब 8,72,000 पद खाली हैं, जिसके लिए जल्द भर्ती की उम्मीद की जा रही है। हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी बजट में बूस्टर डोज मिल सकती है, क्योंकि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा इंफ्रा, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स ने भुगता है। बजट में सरकार इन सेक्टर्स को स्पेशल पैकेज दे सकती है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।